लेखन कला और विज्ञान दोनों है। गौर करो इधर, लेखन क्या है? कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है। कला कैसे है? कला कैसे है? यहां देखो, हमें आपसे कुछ कहना है, ठीक है? गूंज सुने, और बड़ा हो सकता है ये कहाँ पे? ये अरे यार इतना जल्दी भाग रहा। ओहो, इसको हटाओ। चलो, है ना? लिखा है हमें कुछ कहना है, मतलब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता हूँ? शब्द बोलते हैं, गूंज सुने। क्या समझे? शब्द बोलते हैं और गूंज सुनिए उसका। आप शब्दों की खनक को सुनते नहीं हैं। आपको लगता है कि ये कक्षा जो है ना कुछ समय की होती है, ये इसमें गूंज है, शब्द इसमें तैरते हैं, इसमें अध्ययन अध्यापन के साथ साथ कई चीज़ें खनकती हैं, वो आपको समझ में नहीं आता है। नहीं समझ में आएगा तो लेखन में उतरेगा नहीं। जैसे हमने कहा लैंगिक न्याय, अब आपको कई चीज़ें, आपको गूंज, आपके अंदर गूंजने लगना चाहिए। कहाँ अन्याय हो रहा है, कहाँ असमानता है, क्यों है, किसके साथ है, कब तक रहेगा, कब से है, ये इसको कैसे ख़त्म किया जाए, हम क्या कर सकते हैं, समाज क्या कर सकता है, देश क्या कर सकता है, कानून क्या कर सकता है, संविधान में क्या है इसके लिए उपबंध। गूंज को सुनिए। आया केवल लैंगिक न्याय और इतनी सारी करवटें आपने फटाफट बदल लिया। अगर आप इतना तेज नहीं चलेंगे तो वो सिविल सर्विसेज बहुत ही स्पीड से चलता है। क्या समझे? अब देखो, एक सटीक उत्तर क्या है? एक सटीक उत्तर क्या है? जो प्रश्न को संबोधित करे। सटीक उत्तर किसका देने जा रहे हैं आप? हाँ, उत्तर किसका देंगे? किसी प्रश्न का ना। आप क्या करते हैं, अपने उत्तर में इंफॉर्मेशन भरते हैं जो आपको आता है, चाहे उसका प्रश्न से कोई लेना देना ही ना हो। अगर हमने पूछा है कि विशेषता बताओ, तो आप चूंकि महत्व इसलिए बताते हैं क्योंकि आपको विशेषता नहीं पता है, महत्व ही पता है, या महत्व और विशेषता का अंतर ही नहीं पता है। हमने कहा टिप्पणी करो, तो आप विवेचना इसलिए कर देते हैं कि आपको पता ही नहीं है कि टिप्पणी में क्या लिखना है या विवेचना में क्या लिखना है। तो दुखद बात क्या है कि परीक्षा में नंबर मिलने की संभावनाएं बिल्कुल घटी रहेंगी जब तक शब्दों की खनक नहीं होगी आपके पास, और जब तक उत्तर ऐसा न बने कि प्रश्न को संबोधित करे। कोई नंबर मिलने वाला नहीं है। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आई, ऐसे तो चाय बेचने वाले के पास भी बहुत सारी सूचनाएं हैं, बस उस प्रश्न का उत्तर नहीं है, सूचनाएं तो उसके पास भी। और ये आज की दुनिया तो ज्ञान की दुनिया है ही, इन्फॉर्मेशन की दुनिया है, नॉलेज की दुनिया है। आज जो आपके पास फ़ोन है, जो इंटरनेट है, यही एक सब्जी बेचने वाले, एक दुकानदार जिसको सिविल सर्विसेज से, मेरा मतलब यहाँ पर काम से नहीं है, मेरा मतलब यह है कि जो उसको सिविल सर्विसेज से मतलब नहीं है, उसके पास भी उतनी ही ताकत है इस इंटरनेट और इसके। वो चाहे तो हमारा लेक्चर सुन सकता है, वो चाहे तो किसी और का लेक्चर सुन सकता है, वो चाहे तो कुछ भी देख सकता है, इंफॉर्मेशन वो भी ले सकता है।
तो इन्फॉर्मेशन में आप मत सोचिएगा आप बहुत अव्वल है। इन्फॉर्मेशन के रिसोर्सेज सभी के पास है, और आपने माना इन्फॉर्मेशन ले लिया, और जो दूसरा है जिसको जरूरत नहीं उसने लिया ही नहीं, राइट। आप बता नहीं पाए, उसको बताना नहीं है, तो बात तो बराबर हो गई। ठीक है। उत्तर लिखना एक कार्य है, क्या समझे? उत्तर लिखना एक काम है ना, लेकिन काम है तो आप काम चोरी भी करेंगे। हर्बर्ट साइमन ने तो यही कहा कि अगर कार्य बता दिया जाए तो सबसे पहले व्यक्ति में एक भावना आती है, चोरी करो ना। कार्य से बचने का प्रयास किया जाए, कार्य में चोरी किया जाए, जैसे तैसे निपटाया जाए, जैसे कि आप अपने उत्तर में दिखाते हैं। चूँकि असाइनमेंट लिखने का दबाव है, तो बिना मतलब सघन नॉलेज के, संकीर्णता के साथ अपना 200-250 शब्द जो भी लिखना है लिख पढ़ करके हमारे टेबल पे जमा कर दिया। अब आपको ये तसल्ली हो सकती है कि आपने जो भी लिखा, लेकिन क्या ये सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना मजबूत है, ये कौन सोचेगा? आप 50 उत्तर लिख चुके हैं, लेकिन 49 तक आपको समझ में नहीं आएगा आप क्या गलती कर रहे हैं। बस रोज एक कॉपी बढ़ा देंगे। तो उत्तर लिखना यहाँ कार्य न समझें, उत्तर लिखने को साइमन की नज़रों में अगर कहें तो एक समस्या समझिए। क्या समझे? समस्या। जैसे पेट दर्द बिना डॉक्टर के पास गए रह नहीं पाता, वैसे उत्तर बिना लिखे अगर आप रह रहे हैं तो आप सिविल सर्विसेज के मरीज हैं। सिविल सर्विसेज के अस्पताल में आप भर्ती होंगे, आईसीयू में पड़े रहेंगे, और कोई जनरल वार्ड से रिटायर्ड होकर चला जाएगा, देहरादून का डीएम हो जाएगा। उच्चारण में गलती से बचें। कई लोग, हिंदी वाले भी अंग्रेजी वाले भी, मात्रा में गलती करते हैं, घसीटा मारते हैं। कई हिंदी वालों का ऊपर डंडा ही नहीं रहता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ की गलती रहती है, बड़ी छोटी ई की गलती रहती है, कामा विराम अर्थ विराम की तो बात ही मत कीजिए। और कभी कभी सेंटेंस इतने बड़े लिख देते हैं कि नीचे पढ़ते समय ऊपर भूल जाता है कि आदमी पढ़ना क्या था। सेंटेंस मझोले किस्म के हों, छोटे किस्म के हों, और अक्षर स्पष्ट हों, और सुंदरता के साथ स्पीड हो, ये सिविल सर्विसेज की डिमांड है। अगर आप सुंदरता के साथ स्पीड नहीं मेंटेन करते हैं, जैसे कोई बहुत सुंदर हो लेकिन बहुत गाली देता हो मोहल्ले में, अब आप उसकी गाली बुरी लगेगी या उसकी सुंदरता अच्छी लगेगी? आपको उसकी गाली बुरी लगेगी। लेकिन अगर सुंदरता के साथ उसका व्यवहार भी अच्छा हो तो तब तो पूछिए मत। तो आपका इन्फॉर्मेशन जो आता है कम ज़्यादा, वो तो कम है ही है, उसमें सुंदरता का भी अभाव हो गया, तब तो आप दरकिनार किए जाएंगे ना। क्योंकि ये कंपटीशन है, ये एकेडमिक एग्जाम नहीं है। कंपटीशन में कॉम्परेटली जो बेटर है उसको सिलेक्ट किया जाता है। एकेडमिक में सब 33, 34, 35 पा जाएं, सब पास हो जाते हैं। इस अंतर को जरा समझिए। वाक्य छोटा और सटीक हो, जो मैं अभी बता दिया। वाक्यों में दोहराव के बजाय नूतनता। आप अगर बार बार वाक्य दोहराते रहेंगे, जैसे चाहिए फिर चाहिए, जाइए फिर जाइए, जा रहा है, हो रहा है, कहीं बदलाव लिखा तो कहीं परिवर्तन लिखो, हाँ, तो आप शब्दों में और वाक्यों में वेरिएशन नहीं लाएंगे। जैसे आपने गाना वाना नहीं सुनते हैं, डांस वगैरह नहीं सुनते हैं, देखते हैं, जो लोग आते हैं प्रतियोगिताओं में, अगर एक ही तरीके से डांस करेंगे तो 2 ही हफ्ते में बाहर हो जाएंगे। उसमें वेरिएशन लाते रहते हैं ना, वो गाने में मॉड्यूलेशन लाते हैं ना। कभी किशोर कुमार का गाना गाएंगे तो कभी मोहम्मद रफ़ी का गाएंगे, कभी आजकल के गायकों का गा देंगे, कभी
क्लासिकल गा देंगे तो कभी बहुत ज़्यादा कंटेम्प्रेरी टाइप का गा देते हैं, ताकि उनको लगे कि ये वेरिएशन भी आता है इसको। तो आप लेखन में, शब्दों में, वाक्यों में थोड़ा वेरिएशन तो रखेंगे ना। कैसे पता चलेगा आपके पास सघन ज्ञान है? हा? कम से कम हिंदी वाले इस बात का तो जरूर ख्याल रखें, अंग्रेजी वालों के पास तो लिमिटेड वर्ड है। अरे 5000 शब्द यार ठीक से जान जाओ, अंग्रेज बन जाओगे। लेकिन 5000 शब्द तो हमारे यहाँ मुहावरे में ही ख़त्म हो जाते हैं। हिंदी में बहुत सारे पर्याय हैं। हाँ, जल को क्या लिखोगे अंग्रेजी में? और हिंदी वाला? और तब पानी लिखे, नीर लिखे, जल लिखे, और भी चीज घुसेड़ दे उसी में। और बाजी कौन मार लेता है? अंग्रेजी वाला। हिंदी वाले का सिलेक्शन घट जाता है। क्यों घट जाता है भाई? क्योंकि वो उसको पर्याय का मौका मिलता है और पर्याप्त रूप से वो देता नहीं है, एक ही में चलता रहता। ऊपर छत उड़ी रहेगी, नीचे ऊ जो है उल्लू वाला रहेगा। हाँ, बड़ी छोटी की मात्रा का कोई नीति लिखते हैं, दोनों बड़ी की मात्रा का ही लगा के बैठे रहते हैं, है ना। औ और ओ जैसे होता ना, ऊ जैसे वही क्या करोगे? अब जैसे वसूल लिखना है तो क्या बोलोगे? वसूल। सप जोड़ दिया ना, ऊ, हाँ दिया ना। जिस पर तुम, जैसे चुल्लू, चुल्लू, चुल्लू में चा में कौन सी मात्रा लगी? क्या बोला? हाँ, और बड़ा ला में? हाँ, तो चू जब बोले तो बड़े आराम से बोले ना, चू लू। अरे ये तो उच्चारण, ये तो हमारे उस पे है ना, टंग पर। चुल्लू, लू, जोर से बोल रहे हो तो बड़ा उक लगा ना। नीति बोलते हो कि नीति बोलते हो? हाँ, नीति, नीति। ता जाते जाते मात्रा छोटी की हो गई। जो बोलते हैं वही तो लिखते हैं, हिंदी में तो यही होता है ना। मेरठ की स्पेलिंग क्या है? MERUT। अब बोलते क्या हम? मेरठ, है ना। तो प्रोनाउंसिएशन हम कुछ करते हैं, लिखते कुछ हैं, है ना। तो ये तो अंग्रेजी कारण हम करते हैं, लेकिन हमारा प्रोनाउंसिएशन क्या है? MERATH। मसूरी की अंग्रेजों ने बोलने का टंग अलग था, तो जो अंग्रेज बोलते थे वैसी स्पेलिंग हो गई। हम अपने ढंग, अंग्रेज बोलता हम बोलते हैं, वही चीज में अंतर नहीं। हार्ट, हाउ डेटे। अब रीता कहना है तो उसमें डा लगा देगा, कुछ उसका रीटा ऐसे कर देगा। आप जाओ बंगाल में चले जाओ, बकरी को बकड़ी बोलेगा। बिहार में भी बोलते हैं, बकरी लिखता है बट बोलता बकड़ी है। आप उच्चारण को इस नजर से समझो, वाक्यों को दोहराव से बचो। आगे है आवश्यक तथ्य उभारें और विश्लेषित करें। आप ये कह रहे हैं कि हमारे देश में जो एजेंसियां हैं सुधार की, प्रशासनिक सुधार की, वो उतनी प्रासंगिक नहीं रही, तो समय के साथ उन एजेंसियों को भी रिफॉर्म किया जाए। तो अब आप उसको विश्लेषित तो करेंगे ना, गलती कहाँ हो रही है, क्या है। हाँ, मान लो नीति आयोग को आप बता रहे हैं, तो नीति आयोग को लाया गया होगा, योजना आयोग के खत्म करके लाया गया, तो योजना आयोग में ऐसी क्या कमी रही और नीति आयोग में ऐसा क्या फायदा हुआ? तो बिना जाने समझे उत्तर लिख देंगे कि बस योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और नीति आयोग को प्रकट कर दिया गया।
यही इन्फॉर्मेशन देंगे और बनेंगे कलेक्टर। हाँ, अरे योजना आयोग खत्म क्यों किया गया, नीति आयोग लाया क्यों किया? अच्छा, योजना आयोग खत्म हुआ तो ऐसा 1952 से जो हमारी पूरी प्रक्रिया में था, आखिर ऐसा क्या प्रॉब्लम थे 51 से, क्या ऐसी प्रॉब्लम थी भाई योजना आयोग में? देश का सारा विकास तो आप योजना आयोग से करते रहे, और ऐसा कौन सा विकास के पर उड़ गए या पंख लग गए कि योजना नीति आयोग आया तो बम बम होने लगा? हाँ, समझ लेते हैं जरा। आप तो निष्पक्ष विचारक है ना, जो समझना है भाई। उदारीकरण के बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना समावेशी विकास की थी और उसी पे पूरे भारत का ताना बाना था। हाँ, अटल जी जैसे लोग भी योजना आयोग के बगैर रहे नहीं। मनमोहन सिंह जैसे समझदार और होशियार अर्थशास्त्री भी योजना आयोग को अंगीकृत किया, और ऐसा क्या हो गया कि 2014 में आते ही योजना आयोग पर कुठाराघात होने लगा? ऐसा क्या दिक्कत आ गई थी? यह आप तो समझेंगे ना, क्यों? ये तो आपको सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको विश्लेषित करना है ना भाई। सार्क की मीटिंग नहीं हो रही है या G20 की मीटिंग हुई तो सार्क की नहीं हुई तो क्या नुकसान हो रहा है, और G20 को हो रहा है तो फायदा क्या हो रहा है? विश्लेषण तो करोगे ना। क्यों? तुम कई रिश्तेदारों के यहाँ गए नहीं, और कई रिश्तेदार तुम्हारे यहाँ रोज आते हैं, तो जिनके यहाँ नहीं गए उनसे तुमको क्या फर्क पड़ रहा है? जो आ रहे हैं वो क्या फर्क डाल के जा रहे हैं? ये विश्लेषण तो करोगे ना। शब्द सीमा की लक्ष्मण रेखा समझें, शब्द सीमा को लक्ष्मण रेखा समझें, ठीक है। लक्ष्मण रेखा का यहाँ भावार्थ है कि आप उसको उल्लंघन ना करें, क्योंकि उसके उल्लंघन के बाद खतरे हैं। और इसका एग्जाम्पल अगर आपको देखना हो तो रामायण में चले जाइए। लक्ष्मण ने लक्ष्मण की रेखा खींची, अपनी एक रेखा खींची और अपनी भाभी को बोला कि आप इसको क्रॉस मत करना, राम भैया कहीं तकलीफ में, हम जा रहे हैं उधर। अब वो उल्लंघन हो गया, चाहे मर्यादा को बचाने के लिए ही उल्लंघन हुआ हो, बट एक मर्यादा को बचाने के लिए एक मर्यादा तोड़ी गई। भाई कोई साधु संत आया है, उसको भिक्षा देना है, और भिक्षा कह रहा है कि हम जब ये रेखा पार नहीं करेंगे हम लेंगे ही नहीं, तो एक मर्यादा का पालन करना था। लेकिन इसमें लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन तो हो गया ना, और उसके बाद क्या घटना हुई तो सब जानते हैं। तो लक्ष्मण रेखा समझें आप, शब्द सीमा को उल्लंघन करेंगे दो खतरे हैं। पहली बात, एग्जामिनर को यह समझा देंगे कि आप कम शब्दों में बात नहीं कह पाते हैं। दूसरा, अपना ही समय जो 3 घंटे में सवाल करने, उसी को एक सवाल में शब्द बढ़ा के या 2-4 सवाल में अपना ही समय व्यर्थ करेंगे। और दोनों परिस्थितियों में क्या है, आते आते लास्ट में 3 घंटा हो गया, 3 सवाल छूट भी गया, तो वो 3 सवाल तो 0 हो गए। अब बाकी जो लिखे हैं उसमें तो ऐसा नहीं कि वो छप्पर फाड़ का नंबर देने जा रहा है, वो भी पढ़ के ही नंबर देगा। अतिरिक्त दर्शन से उत्तर बोझिल न बनने दें। सीखने सिखाने के अलग उदाहरण होते हैं। सिखाते समय अगर हल्के तरीके से न सिखाया जाए, जैसे सचिन तेंदुलकर शिवाजी पार्क में या में जाकर, हाँ वहीं जाकर प्रैक्टिस करते थे, लेकिन खेलते वानखेड़े स्टेडियम में थे। कभी सुने हैं कि वानखेड़े स्टेडियम में वो करते थे, प्रैक्टिस करते थे, या वहाँ कलकत्ता का ईडन गार्डन में जाकर प्रैक्टिस करते थे? प्रैक्टिस हमेशा करता आदमी गली मोहल्ले पार्क में, खेलता स्टेडियम में है। तो एग्जाम्पल जो क्लास के होते हैं, जो आपकी ज़िंदगी के होते हैं, इसलिए सहज बनाए जाते हैं कि बात को समझ लीजिए, लेकिन वहाँ बात धाकड़ तरीके से कहिए, क्योंकि वो वानखेड़े का स्टेडियम है। परिपक्व उत्तर लेखन अंक प्रदायी होता है, जो आप लोगों को उत्तर में बहुत कम झलकता है। कहीं कहीं झलकता है, ज़्यादातर कम झलकता है। आप मेच्योर
उत्तर लेखन वाले कम देखते हैं। आप ऐसा लगता है कोई किताब उतार लिए हैं या हमने जो नोट्स में लिखा है उसको उतार लिए हैं या कहीं गूगल से सर्च करके उतार लिए। आप लोग सिर्फ एक फॉर्मेलिटी मार देते हो उसमें। आपको करना क्या है, कंसेप्ट अपना बनाकर अपने ढंग से लिखना है। आपके शब्द हों, आपके उच्चारण हों, तथ्य तो कहीं को। अब जैसे हम ही लेख लिखते हैं, क्यों, तो महादेवी वर्मा ने जो चीज़ें कही हैं तो वो अगर 30 के दशक में उन्होंने कुछ कहा है तो हम उसका उदाहरण लाएंगे ना, ये तथ्य तो होगा ना, लेकिन कहने का ढंग हमारा होगा। क्लास में क्या है, जब अंबेडकर गांधी को क्या बोले वो तो हम लिखा देते हैं, लेकिन ये क्या वर्णन रहा होगा, क्या विवरण रहा होगा, ये तो अपने ढंग से ही बताते हैं ना, कि झांक झांक के बताना होता है। और लास्ट में क्या आया, लिखना जरूरी है, यह पाना है तो लिखना जरूरी है। ये बहुत तेजी से चल रहा है ना। यहां से ये उत्तर लेखन का एक संदर्भ है ना। सिविल सेवा एवं राज्य सिविल सेवा के प्रतियोगियों को अध्यापन कराने का ये थोड़ा पुराना है, अब 20 बरस हो गया है। अब इससे अंदाज़ा लगाइएगा, आज हम 3 साल पहले इसको बनाए होंगे, है ना। 20 बरस पुराना अनुभव इस मनोविज्ञान को मजबूत करने में सहायक रहा कि इस परीक्षा में सघन बिंदुओं में एक समुचित बिंदु मुख्यतः हिंदी माध्यम में उत्कृष्ट उत्तर लेखन का ना होना रहा है। हालांकि उत्कृष्ट बहुत भारी शब्द है, इसको श्रेष्ठ व समुचित तक ही सीमित रखा जाए तो अंक में बढ़त ली जा सकती है। आप उत्कृष्ट के चक्कर में ना पड़िए, थोड़ा श्रेष्ठ रहिए और थोड़ा सा अनुकूलन स्थापित कर लीजिए समुचित का, तो काम हो जाएगा। ये पूरा ये डिटेल है, 2 शब्द आपके लिए तमाम हमने थोड़ा समझाने का प्रयास किया है इसमें। हमें आपसे कुछ कहना है, जो वहाँ है उसी का विश्लेषण है सब। यह कहना हमारा कर्तव्य है कि आप प्रश्नों का समाधान उत्तर के तौर पर तभी कर पाने में पूरी तरह सफल करार दिए जाएंगे जब आप लेखन कौशल को परिष्कृत और परिमार्जित करने का काम करेंगे। आपके साथ दिक्कत क्या चल रही है, आप ढर्रे पे चल रहे हैं, ना परिष्कृत शब्द का कोई बहुत अर्थ ले रहे हैं, ना परिमार्जित का। आपका एक उत्तर लेखन जो है 2-4 बार गलतियों के बाद 5वां 6वां जो है ट्रैक पे दौड़ना चाहिए, वरना इतने लंबे समय की प्रैक्टिस का फ़ायदा क्या है। या तो आप उत्तर लेखन को एक विकल्प मानते हैं कि मतलब ये करें भी या ना करें, अनावश्यक है। इन्फॉर्मेशन कलेक्शन को आप अनिवार्य मानते हैं और उसको प्रेजेंट करना जो है आप या तो विकल्प मानते हैं या तो वाहियात कार्य मानते हैं। यही कारण है कि लंबे समय तक लिखने के बाद, यानी 50 लिखने के बाद भी 49 में से सीख नहीं पाए आप। एक सटीक उत्तर क्या होता है, वह किस प्रकार परीक्षक को प्रभावित कर सकता है और कैसे इसे लिखा जा सकता है, साथ ही उत्तर के साथ समय का अनुपात भी कैसे समुचित हो जाए, आदि को समझने के लिए निम्न बिंदुओं पर दृष्टि डालें। वैसे मैं एक बात आपको बताएं कि जो मैं लिखा है वो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। लिखा तो मैंने ही है, बहुत बार बोला है, लेकिन जब कोई चीज़ को दिखा करके सिखाया जाता है ना तो उसका गहरा असर होता है, बस इतना अंतर है। प्रश्न का उत्तर लिखना कार्य नहीं, समस्या समझें। क्या समझें? समस्या समझें। समस्या में व्यक्ति रहता नहीं है, कार्य में कार्य चोरी होते। तो आप उत्तर लिखने को आप ये समझिए जैसे नाश्ता करना आपके लिए ज़रूरी है, आपको नहाना धोना या घर के और ज़रूरी काम जरूरी, जैसे गैस सिलेंडर ख़त्म हो जाए छटपटाते हैं, तो वैसे उत्तर न लिखो तो छटपटाहट होनी चाहिए। गैस जब सिलेंडर जब चूल्हा नहीं जलता है ना, रोटी रह जाती है आधी और सब्जी आधी पकी है, तो जो छटपटाहट होती है, यही समझिए कि अगर नहीं लिखेंगे तो सिविल सर्विसेज से पीसीएस की परीक्षा अधूरी रहेगी। जब तक ये छटपटाहट नहीं आएगी तब तक ये काम आप कर नहीं पाएंगे।
प्रश्न में निहित तथ्यों को उभारें और विश्लेषित करें। प्रश्न कितने उपभागों में है इसकी समझ भी तुरंत विकसित कर लें। प्रश्न जो होता है ऐसे नहीं होता है कि योजना आयोग के कार्य में भूमिका का वर्णन कीजिए, ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। ये BA MM कहीं पूछे जाए तो भले, सिविल सर्विसेज में प्रश्न में कई प्रश्न गुथे रहते हैं, तो उसको आपको अलग अलग करना है। प्रश्न कितने उपभाग, उसमें कई उपभाग हैं। जैसे आप कोचिंग में आते हैं तो यहाँ कई सेक्शन मिलेंगे, मेरा ऑफिस मिलेगा, रिसेप्शन मिलेगा, जहाँ टाइप करते हैं, जहाँ एडिटिंग करते हैं, लाइब्रेरी मिलेगी, क्लासरूम मिलेगा, हाँ, घूमने टहलने की थोड़ी जगह मिलेगी, सोफा जो कहाँ रखा है बैठने के लिए मिलेगा, बाथरूम मिलेगा, ये सब अलग अलग स्पेस है ना। तो ये उसके उपभाग हो गए। तो प्रश्न में कई उपभाग होते हैं, उपभाग को आपको फट से समझ जाना है। तुरंत विकसित करें। प्रश्न क्या कह रहा है, मसलन गणना करें, चिन्हित करें, चर्चा करें, स्पष्ट करें, जांच करें, वर्णन करें, मूल्यांकन करें आदि को समझते हुए इसकी प्रकृति और स्थिति के साथ उत्तर को लिखें। ये मैं उदाहरण दिया, ऐसे मैं 40-45 प्रकार का बनाया हूं, अभी दिखाऊंगा। 40 से 45 प्रकार की चीज पूछता है सिविल सर्विसेज और PCS। अगर उसका तौर तरीका आप जान जाइए तो बात खत्म हो गई, उसी के दायरे में पूछेगा। अब आप बताइए, चिन्हित करने और स्पष्ट करने, जांच करने, वर्णन करने, कोई अंतर आपको समझ में आ रहा है? अगर अंतर नहीं समझ में आ रहा है तो आपका उत्तर में भी अंतर नहीं रहेगा और फिर अंक में अंतर नहीं रहेगा। सटीक उत्तर वो होता है जो अतिरिक्त बोझ से दबा नहीं होता। जैसे धनिया वाले को 10 रुपये धनिया लीजिए और 10 रुपये का नोट दीजिए, आपने अतिरिक्त बोझ से नहीं दबाया, न समय लगा, न ज़रूरत फालतू की बात करनी है। आप अगर 10 रुपये की धनिया लेंगे, 500 का नोट देंगे, समय भी जाएगा, व्यर्थ की बातचीत होगी, इस दुकान उस दुकान छुट्टा खोजेगी, लास्ट में हो सकता है ये भी कह दे कि भैया धनिया रख दो, अपना नोट ले लो। अतिरिक्त बोझ नहीं, अतिरिक्त बोझ 10 का 20 तो एक बार समझ में आता है, लेकिन 500 रुपये 10 रुपये के सामान में देगा ही नहीं। अब आप जो मैंने अभी उदाहरण दिया, जो क्या मैंने बोला, उदाहरण बड़े सरल लाने पड़ते हैं ताकि बात आपको समझ जाए। ये किताब में नहीं लिखे, वो एग्जाम में जाके नहीं लिखेंगे, बट आपको समझ में आया ना, बस इतने तक था ये। ठीक है, आगे देखो। अतिरिक्त दर्शन और बोध भी उत्तर को प्रश्न के संबोधन से दूर ले जाते हैं। फिलॉसफी उतनी ही इसमें डालनी है जितना प्रश्न सह सके। जैसे एक बच्चे के कंधे पर अगर उसकी माँ ने या हाथ में आधा किलो टमाटर बाजार से कहा कि एक पन्नी तू भी पकड़ ले, या दूध का पैकेट लिया आधा किलो का, बोला ये ले ले बेटा, उतना तक तो वो भी झेल लेगा, 4-5 साल का बच्चा घर तक ला देगा। लेकिन आप सोचें कि 5 किलो आलू लिए हैं, उसके हाथ में पकड़ा दें तो अतिरिक्त बोझ से दब जाएगा वो। आलू या तो सड़क पे गिर जाएगा या तो फेंक देगा वो। अब आप तय करिएगा आपको क्या करना है। तो सटीक, अतिरिक्त दर्शन और बोध भी उत्तर को प्रश्न के संबोधन से दूर ले जाते। इतना भी आपको नहीं सोचने की जरूरत। सटीक उत्तर पढ़ने में अत्यंत सहज होगा। अगर उत्तर वाकई में सटीक है तो बहुत सहज होगा। जैसे एक विनम्र व्यक्ति जो है ना, जब आपसे मिलता है ना तो विनम्रता दिखती है। अब आपकी कॉपी हमारे सामने आया और प्रश्न कुछ और आप लगे बुलडोजर चलाने उसी में, हाँ, और शीघ्र ही परीक्षक को समझने में सहायक होता है। आप अखबार पढ़ते हैं ना, एक बार बताइए मुझे, एडिटोरियल को छोड़ दीजिए, वो थोड़ा एकेडमिक भी होता है, टफ भी होता है कहीं कहीं, हम लोगों का लेख तो थोड़ा रहता है इस तरह का। आप कोई भी खबर, हम चाहे वित्त की खबर हो, अर्थव्यवस्था की खबर हो, अंतर्राष्ट्रीय खबर हो या जनरल कोई खबर हो, आप पढ़िए और एक बार पढ़ने के बाद आपको ना समझ में आया हो, उसको लिखने वाला कौन है मालूम है?
उसको कहते हैं जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट में दो प्रकार के जर्नलिस्ट होते हैं, एक वो होता है जो जे से स्पेलिंग बनती है, एक वो होता है जिसकी जी से बनती है। जे वाला पत्रकार कहलाता है और जी वाला सामान्यज्ञ कहलाता है। वह पत्रकार को, पत्र को चूंकि आकार देता है, समाचार कागजों को समाचार से भरता है, इसलिए वो पत्रकार है। लेकिन उससे भी बड़ा खूबसूरत वो जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट, GENE वाला, सामान्य तरीके से चीज़ों को परोस देता है। एक DM को भी पढ़ना हो, एक PhD वाले को भी पढ़ना, एक प्रोफेसर को पढ़ना हो, और चाहे एक सब्जी बेचने वाला, आइसक्रीम बेचने वाले को भी अखबार पढ़ना हो, उसको समझ में आ जाता है। अब अखबार बिकेगा कि नहीं? अखबार ऐसा बना दीजिए कि सिर्फ पढ़े लिखे ही पढ़ पाएँ, तो अखबार चाय की दुकान में दिखेगा आपको। तो क्या हुआ? परीक्षक को समझने में सहायक हो। पाठक अगर समझ गया तो अखबार बिकेगा, परीक्षक समझ गया तो अंक मिलेगा। उत्तर लेखन कला है, परंतु वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से युक्त है। इसका एक सिस्टम है, जैसा प्रश्न है वैसा इसमें उत्तर भरिए। कई उत्तर में निष्कर्ष की आवश्यकता नहीं है, आप इसे समझें, इससे बचें। अगर आपने निष्कर्ष दे दिया, निष्कर्ष वहाँ चाहिए ही नहीं, आपका विचार तो मांग ही नहीं रहा, कंक्लूजन तो मांग ही नहीं रहा। प्रत्येक प्रश्न का एक अलग विश्लेषण होता है, विषय वस्तु का पक्ष भी है और विपक्ष भी, ठीक है ना। अब कोई चीज़ है, अगर मान लिया इन्फ्लेशन बढ़ गया, बैंक रेट बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, और आपको उसको विश्लेषण करना है ना, तो अगर आप ये कहने लगे कि महंगाई तो 20 साल पहले भी थी, महंगाई तो उस टाइम में थी, महंगाई इस टाइम में थी, आप ये देख लो कि आप किसको क्या बताने जा रहे हो। जैसे आप घर में बच्चे से बोलिए कि गिलास पानी लाओ, तो ये थोड़ी कह करके मना करेगा कि परसों भी तो पानी लाया था। हाँ, जब देखिए हम ही से पानी मंगाते हैं, सुबह भी तो पानी लाया था। मतलब इस आधार पे आप पानी तुम नहीं लाओगे। मतलब 2010 में अगर महंगाई थी तो इसका मतलब 2022 में भी होनी चाहिए। ऐसे लोग कल्याण करेंगे आप। हाँ, मतलब एक गलत को दूसरे गलत से ठीक करेंगे। जैसे राजनेता, ये नेता बैठ जाते हैं टीवी पे, क्या बोलते हैं, मनमोहन सिंह के टाइम में भी तो प्याज का रेट महंगा था, पेट्रोल का रेट महंगा था। हम कहते हैं ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसका कहने का क्या तुक है कि मतलब उनके टाइम में भी जनता परेशान, आपके टाइम में भी परेशान रहे, तो आप अपने गलत को उनके गलत से क्यों ठीक कर रहे हो भाई? तो आप सिविल सर्विसेज का पेपर लिखने जा रहे हैं, आपको हर हाल में सही ही करना है, नहीं तो चौथे माले की 5वीं खिड़की से फेंकेगा बाहर, होश भी नहीं आएगा। तो पक्ष विपक्ष दोनों होता है। आप प्रश्न के पक्ष में रहिए, उत्तर चाहे जिसके विपक्ष में चला जाए। जैसे बहुत ईमानदार पुलिस देखे होंगे, जब फिल्मों में दिखाया जाता है तो न्याय के पक्ष में होता है, जबकि वो विपक्ष अपने घर के हो जाता है। पता चला अपने भाई को ही अरेस्ट कर लिया है, लेकिन पक्ष किसका है? न्याय का। लेकिन उस न्याय के पक्ष के चक्कर में वो पता चला अपने भाई को ही जेल में डाल दिया, विपक्ष में चला गया उसका। तो आप प्रश्न के पक्ष में रहिए, उसके बाद छोड़िए किसके विपक्ष में जाता है। ठीक है, आगे आया प्रस्तुति का तरीका बिंदुवार भी हो सकता है, पैरा भी, दोनों का मिश्रण भी। व्यवस्थित और क्रमिक उत्तर वैज्ञानिक पद्धति से उत्प्रोत माने जाते हैं। इसका लेखन में अतिरिक्त महत्व है। समय तब बचता है जब समाधान की दिशा पता हो। समाधान क्या करना है, ये प्रश्न की समझ पर निर्भर है, और प्रश्न की समझ बार बार अभ्यास पर आधारित है। जो विषय विशेष के प्रति आवश्यक ज्ञान व विचारशील अवधारणा प्रश्न विश्लेषण की शक्ति को बढ़ाता है, जबकि बार बार लेखन अभ्यास उचित शब्द, समुचित वाक्य विन्यास, सटीक उत्तर लिखने की कला विकसित करता है। संभव है कि शब्द सीमा की भी परख बार बार के अभ्यास से ही हो जाती है और अपेक्षानुरूप अंक भी प्राप्त हो जाते हैं।
क्या समझे? है ना? आप एक दिन 25 किलोमीटर दौड़ लीजिए और 1 साल खाना खा के सोते रहिए, बैठे रहिए, हेल्दी रहेंगे आप। आप सोचते हैं कि 3 घंटा इतना पढ़े हैं, जाके एग्जामिनेशन हॉल में उड़ेल के चले आएंगे। ठीक, एक अच्छा उत्तर के बारे में बताया हूं, ये बहुत लंबा है कहानी, फिर ये सब बताया हूं, आप इसको देखेंगे। अब ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा का प्रश्न भारत की आर्थिक प्रगति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। पश्चिम एशियाई देश के साथ भारत की ऊर्जा नीति का विश्लेषण कीजिए, ये प्रश्न है। ये प्रश्न का विश्लेषित प्रारूप है उसी प्रश्न को। यहां विश्लेषण का तात्पर्य मूल्यांकन करने से है। विषय वस्तु के संदर्भ को उजागर करें, दोनों देशों के आपसी सहयोग का नीतिगत विश्लेषण करो, निष्कर्ष निकालें। प्रश्न पढ़ने से आता है कि हमको ये काम करना। भाग एवं उपभाग, इसके 2 भाग हैं। प्रथम प्रश्न की ऊर्जा सुरक्षा का प्रश्न, भारत की ऊर्जा सुरक्षा का जो प्रश्न है वह भारत की आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण पक्ष है, इसका विश्लेषण करना है। फिर दूसरा है कि पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत का ऊर्जा को लेकर नीतिगत सहयोग पर विश्लेषण। प्रस्तुति का स्वरूप बिंदुवार और पैरा दोनों सही रहेगा। निष्कर्ष संक्षिप्त, निष्कर्ष अपेक्षित, यहां निष्कर्ष दे सकते हैं क्योंकि प्रश्न ये कह रहा है ऊर्जा नीति का विश्लेषण कीजिए, तो विश्लेषण से आप कुछ पाए होंगे तो आप अपना कंक्लूजन दे सकते हैं। उत्तर संकेतक निम्न बिंदु चर्चा होना चाहिए। जो प्रश्न था उसको प्रारूप में ढाला गया, फिर उत्तर में क्या संकेत है, क्या होना ही चाहिए उत्तर में। ऊर्जा का सामान्य अर्थ क्या है ये बता दो। ऊर्जा की आर्थिक समृद्धि और विकास। भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति कहाँ से, जैसे पश्चिम एशियाई देश यथा सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, कतर आदि से आयात 70%, यह चर्चा दिखनी चाहिए उत्तर में। दूसरा है इस दिशा में प्रयास, जैसे यात्रा, द्विपक्षीय समझौते, सांस्कृतिक, कूटनीतिक आदि। संभावनाएं जैसे अपनी ऊर्जा। निष्कर्ष ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वदेशी उत्पादन के साथ विदेशी संबंध की मजबूती, ये निष्कर्ष में आया। अब इसका हमने एक मॉडल उत्तर बना दिया, ये इसके ऊपर छप गया है, ये नहीं दिख रहा होगा, बट ये मॉडल उत्तर है। ये मॉडल उत्तर आया और देखो उसके बाद ये बिंदुवार भी आया, ये लिखा पैरे में, फिर यहाँ पर आकर उत्तर खत्म कर दिया। 250 शब्द है ये पूरा, ये इतना ही 250 शब्द है। ठीक है, ये ठीक है। क्या करना है, नहीं करना। उत्तर लेखन बेवजह की रूपरेखा से बचें। बिंदु अनावश्यक व बड़े न हो। लंबी चौड़ी भूमिका व कहानी से बचें। किसी भी तथ्य को दोबारा न लिखें। रेखांकित, डायग्राम, तालिका, फ्लो चार्ट आदि प्रश्न की प्रकृति के आधार पर ही प्रस्तुत करें। प्रमाणित तथ्य ही उत्तर में समाहित करें। नई चीज लिखने के लिए पैराग्राफ बदलें। व्यक्ति विशेष या सरकार के कार्यों को दर्शाते हुए भाव समालोचक रखें। कुछ हद तक सकारात्मक बने रहें। नीतियों के प्रति बोल रहे हैं। नीति व सरकारी योजना के पक्ष में नकारात्मक होने से बचें। प्रस्तुति तथ्यों के साथ करें। प्रश्न के अंत में जो कहा गया यथा चर्चा कीजिए, विवरण दीजिए, समीक्षा कीजिए, व्याख्या कीजिए, वर्णन कीजिए, विवेचना कीजिए, समालोचना कीजिए आदि शब्द का आशय समझने में जल्दबाजी न करें। इन्हें समझकर उत्तर लेखन करें। वास्तविक मांग को बिना समझे उत्तर लेखन समय बर्बाद करता, ऐसा करने से बचें। आप लिख तो दिए, बाद में गलती हो गई, जगह भी नहीं मिला और लौट भी नहीं सकते, समय भी नहीं है।
अच्छे उत्तर की दो विशेषताएं प्रामाणिकता और प्रवाह है। उत्तर लेखन में उन्हीं घटनाओं और बिंदुओं का उल्लेख करना चाहिए जिसकी प्रामाणिकता यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु आदि को अंडरलाइन कर सकते हैं। उत्तर ऐसा हो जो शब्द और वाक्य के प्रवाह से युक्त हो, साथ ही शब्दों की पुनरावृत्ति का अभाव भी निहित है। यथा न्यायपालिका वही करती है जो संविधान और कानून के अनुरूप होता है। न्यायपालिका ऐसा कोई कृत्य नहीं करता जो संविधान और कानून का उल्लंघन करता हो। यहाँ यह भी लिखा जा सकता है कि न्यायपालिका ऐसा कोई कृत्य नहीं करती जो संविधान और कानून के अनुरूप नहीं होता। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, चाहे इस सेंटेंस को ऐसे लिखते चाहे इस तरीके से लिख सकते थे। तो वेरिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उत्तर लेखन के चरण हमने बताया। लेखन शैली तारतम्यता की अवधारणा से युक्त होती है और यह निरंतर अभ्यास से ही संभव है। बहुधा अभ्यर्थी किताबी अध्ययन के चलते अतिरिक्त निपुणता लिए होते हैं, ज्ञान और बोध की पराकाष्ठा भी हासिल कर लेते हैं, चर्चा परिचर्चा वाद विवाद आदि में अव्वल भी होते हैं, पर लेखन के संदर्भ में कहीं अधिक संकुचित बने रहते हैं। ऐसा लेखन शैली को विकसित न कर पाने की वजह से होता है। ध्यान रहे, एक बार लिखना और 100 बार पढ़ने के बराबर होता है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बार बार लिखना पढ़ने के कितने गुने को बढ़ा देता है। इतना ही नहीं, विषय ज्ञान, विन्यास और उत्तर लिखने की सटीक समझ को भी विकसित कर देता है, जिसके चलते उत्तर लेखन की संपूर्ण प्रक्रिया से अभ्यर्थी अभ्यस्त हो जाता है और सफलता के क्षेत्र को लेकर कहीं अधिक निश्चित भी। उत्तर प्रश्न को समझना और कई भागों में बांटना, यह उत्तर लेखन का पहला चरण है। प्रश्न को कितने सटीक तरीके से समझा गया है, उसमें निहित भाग व अन्य संदर्भ को कैसे वर्णित किया गया है, इसे समझना अभ्यर्थी की प्राथमिकता होती है। ध्यान दें, यदि यहाँ गलती हुई तो उत्तर लेखन अपने मूल अर्थों से भटक जाएगा। मेरा अनुभव यह कहता है कि बहुतायत में शायद आधे से अधिक अभ्यर्थी प्रश्न को समझने तथा उसके उपभागों के निहित मापदंडों का बोध करने में ही त्रुटि कर देते हैं। उसके बाद उत्तर लेखन प्रारूप। भारत चीन संबंधों के संदर्भ विवेचना कीजिए, किस प्रकार आंतरिक कारक विदेश नीति को प्रभावित करता है। फिर वही चीज हमने बनाया है। तो क्या करें, प्रश्न के अंत में किस शब्द का प्रयोग किया गया, इसकी चर्चा पहले हो चुकी है, और तार्किक तौर पर उसके कितने हिस्से होंगे, उसका आपस में संबंध कैसा है आदि पर गहरी पकड़ होनी चाहिए। परीक्षा में समय को चतुराई से खर्च करना होता है। प्रश्न के सरलता या कठिनाई का कोई अंत नहीं मिलता, बल्कि उसे समझकर उत्तर लेखन के माध्यम से ही प्रस्तुति सफलता के लिए मानी जाती, परंतु इसका आधार प्रश्न ही होता है। जिस प्रकार उत्तर लेखन का अभ्यास उत्तर को सटीक बना देता है, विषय ज्ञान के साथ प्रश्न का बार बार अध्ययन और उत्तर लेखन के प्रारूप का निर्धारण करने से यह समझ भी सटीक हो जाती है, जिससे आप मतलब जितना सूरज की हमसे दूरी है उतनी दूरी पर खड़े हैं इन सब बिंदुओं से। उत्तर लेखन की रूपरेखा क्या हो, अच्छा उत्तर कैसे। एक अच्छा उत्तर वह है जो दिए गए प्रश्न का उत्तर है, न कि अभ्यर्थी द्वारा मात्र लिखा गया उत्तर। एक अच्छा उत्तर प्रवाह और क्रमबद्धता से युक्त होता है। एक अच्छा उत्तर परीक्षक को बीच में रुकने का समय नहीं देता है। एक अच्छा उत्तर मन में जिज्ञासा भरता है। एक अच्छा उत्तर प्रामाणिकता से ओतप्रोत और अंकों से लबालब होता है। एक अच्छा उत्तर शब्द सीमा का उल्लंघन नहीं करता। एक अच्छा उत्तर वह जो प्रश्न को संबोधित करता है। शब्दावली कैसी हो, हिंदी माध्यम के प्रतियोगियों में यह एक जटिल समस्या है कि यथोचित शब्दावली का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे करें। शुद्ध रूप से हिंदी का ही प्रयोग करें या फिर उर्दू या फारसी जैसे शब्दावली भी उत्तर में लिखें। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में सलाह यह है कि केवल हिंदी शब्द का प्रयोग करें, जबकि निबंध लिखते समय इसे व्यापक करते उर्दू और फारसी का भी आवश्यकता अनुसार उपयोग कर लेने में कोई बुराई नहीं है। एक एक से जो हमारे ज़िंदगी के अपने परीक्षा के अनुभव थे, उसके एक एक बिंदुओं को मैंने सुने। ये 60 पेज का है ये पूरा।
वैसे लेखन में तत्सम शब्द का उपयोग अधिक करें, न कि तद्भव का। यथा स्वास्थ्य अच्छा न होने के कारण मैं कोचिंग नहीं जा सका। यदि कोई प्रतियोगी इसी को इस भांति लिखे कि तबीयत नासाज होने की वजह से कोचिंग नहीं जा सका, के बजाय ये लिखे। इसे सामान्य अध्ययन व निबंध दोनों दृष्टि से उपयुक्त वाक्य नहीं कहेंगे। सिविल सेवा परीक्षा में हिंदी माध्यम के प्रतियोगियों का चयन दर निरंतर गिर रहा है। ऐसे में चुनौती है कि उत्तर लेखन में शब्दावली का अनुप्रयोग कैसे बेहतर हो। सामान्यतः यह भी कठिनाई हो सकती है कि जो शब्द प्रतियोगी प्रयोग कर रहे हैं वह आमतौर पर परीक्षक को समझने में कठिनाई आ रही है। तो ऐसे में एक तरीका यह है कि अभ्यर्थी उस शब्द विशेष को अंग्रेजी की देवनागरी लिपि को कोष्टक में लिख दे, यथा मुद्रास्फीति, ब्रैकेट में इन्फ्लेशन। हालांकि ऐसा प्रत्येक वाक्य के लिए जरूरी न समझें। उत्तर लेखन की सारगर्भित अवधारणा के अंतर्गत कम शब्दों में प्रश्नों का संबोधन आ जाना चाहिए, जिस हेतु सरल, सहज और समुचित शब्द का प्रयोग करें। अलंकारिक लेख से पूरी तरह बचें। उत्तर लेखन आकर्षण हो, जो हम खोजते हैं, जो आप में मिलता नहीं है। अक्सर यह अनुभव रहा है कि अभ्यर्थी तमाम कोशिशों के बावजूद एक सुंदर और प्रभावशाली उत्तर लेखन पाने में कठिनाई महसूस करता है। एक अच्छा उत्तर कैसे बनता है, उसके निहित परिप्रेक्ष्य क्या हैं, इसे बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। आपको यह लगता है कि उत्तर की अमुक शब्द व वाक्य कहीं अधिक प्रभावशाली है, तो उसे चाहें तो रेखांकित कर दें। इससे आकर्षण करने वाला संदर्भ फलक पर आ जाएगा। लिखावट न केवल पठनीय हो बल्कि तारतम्यता का भी निरूपण करती हो। जितना अधिक स्पष्टता होगी, अंक प्राप्ति की संभावना उतनी ही अधिक होगी। जहां आवश्यक हो उत्तर को बिंदुवार कर दें और आवश्यकता अनुसार ही पैरा के रूप में भी प्रस्तुति करें। उत्तर लेखन जिस प्रकार से कर रहे हैं, जाहिर है वह बाईं तरफ होता है, उससे लाइन को बराबर रखें। और दाईं तरफ यदि कम या अधिक होता है तब भी आकर्षण पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उधर आपका कम ज़्यादा हो जाए, इधर तो ठीक रखिए। इधर देखता हूँ इधर घुसे रहते हैं लोग, कहीं इधर से मार दिया, कहीं उधर से मार दिया। आपको अगर आप इसको समझ रहे होंगे ना, आपके एक एक नब्ज की बात हो रही है। यहाँ पर एक भी बिंदु नहीं छूटा है इसमें। जैसे आपने टाइप देखा है कि नहीं? टाइप क्या करता मशीन वाला? अगर शब्द इधर उधर करता रहे ऐसे, हैं, एक तरफ तो ठीक ले जा सकते हो ना। जब भी नया पैरा लें तो थोड़ा स्थान दे दें, इससे उत्तर पुस्तिका आकर्षित लगती है। कोशिश यह भी रहनी चाहिए कि शब्द न तो अद्भुत तरीके से बड़े हों और न छोटे, बल्कि शब्द संरचना मझोले किस्म के हों। साथ ही वाक्य विन्यास भी अतिरिक्त लंबे न हों। या अथवा, यदि, लेकिन, मगर, अर्थात, किंतु, परंतु आदि शब्दों के उपयोग को सीमित ही रखें। इसके सीमांकन से उत्तर सघन बनते हैं और अलंकारिक होने से भी बचाव किया जा सकता है। जो सबसे अधिक आवश्यक है वह है समय प्रबंधन। 3 घंटे की प्रतियोगिता में प्रश्न भी पढ़ना है, उसे समझना भी, उत्तर को प्रारूपित भी करना है और शब्द सीमा के भीतर सरल सटीक शब्द व समुचित वाक्य विन्यास के साथ उत्तर भी पूरा करना है। उक्त चुनौती कठिन नहीं है, पर समय प्रबंधन की दृष्टि से यह आसान भी नहीं है। एक प्रश्न पर कितना समय दिया जाए, सरसरी तौर पर प्रश्नों की संख्या और निहित शब्दों की सीमा को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जा सकता है। यथा यूपीएससी में 10 प्रश्न 125 शब्द और 10 प्रश्न 250 शब्द को लिखना है, जिसका जोड़ 3750 शब्द होता है। 3 घंटे के भीतर 20 प्रश्नों को यदि पढ़कर समझकर बोधगम्य करके उत्तर प्रारूपित करना हो और ऐसा करने में प्रत्येक प्रश्न पर 2 मिनट भी खर्च होता है, तब भी 40 मिनट व्यय साफ साफ दिखता है। अब बचे 2 घंटा 20 मिनट में 3750 शब्द लिखने हैं, जिसका औसत 1 मिनट में 26 शब्द बनता है।
ऐसे में 125 शब्दों का उत्तर 5 मिनट में पूरा करना है और 250 शब्दों को उत्तर 9 मिनट में लिखना है, जो कहीं से आसान प्रतीत नहीं होता, परंतु निरंतर अभ्यास से इसे सहज सरल ही नहीं अपितु इस लक्ष्य को आसानी से ग्रह किया जा सकता है। सिविल सेवा परीक्षा में यह चुनौती और सघन देखी जा सकती है। मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन में समय प्रबंधन के साथ अच्छे उत्तर लिखने के कुछ बिंदु आपके लिए हितकारी हो सकते हैं। मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने के लिए पहले उन सवालों को उत्तर लिखें जिस पर आपकी पकड़ तुलनात्मक बहुत अच्छी हो। पहले लिखे गए उत्तर का प्रभाव कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है, परिणामतः यह अंत तक कम अधिक के साथ आधार बिंदु के रूप में बना रहता है। वैसे कमरे या घर में बैठकर लेखन को सोचना अलग विषय है, जबकि परीक्षा हाल में लिखने के लिए उद्वेग होता है। फलस्वरूप लेखन समय सीमा के भीतर इसी तीव्रता से सहजता के साथ पूर्ण हो जाता है। समय सीमा के भीतर सभी प्रश्न को हल करने का प्रयास करना सबसे अच्छी रणनीति का एक हिस्सा है और यह कोशिश भी होनी चाहिए कि एक भी प्रश्न न छूटे न। हालांकि जिस प्रश्न का उत्तर आता ही नहीं उसे छोड़ना ही ठीक रहेगा और उक्त प्रश्न का बचा हुआ समय अन्य में सुविधा के अनुरूप प्रयोग करना चाहिए। अच्छे अंक के कुछ पक्ष, यदि आपके द्वारा उत्तर को लेकर परीक्षक की यह राय बन गई है कि उत्तर अभ्यर्थी ने अच्छा लिखा है, तो आपके बिना अतिरिक्त प्रयास के उत्तर पुस्तिका के अंतिम हिस्से तक इसका असर होना स्वाभाविक है। बशर्ते उत्तर लिखने का प्रयास आपका कमजोर न दिखे। कुछ बिंदु या डायग्राम से ही अपने अंतिम प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास किया है तो भी सकारात्मक दृष्टिकोण के चलते तब भी लाभ मिलना तय है। लिखने का कौशल कैसा हो? उत्तर की पहली 2 लाइन प्रश्न के भाव को परिलक्षित करने वाली होनी चाहिए और तीसरी लाइन तक शब्द और वाक्य विन्यास की कसौटी प्रकट हो जानी चाहिए। तथ्य और भाव का प्रकटीकरण स्वाभाविक तौर पर उत्तर में झलकते रहना चाहिए। वाक्य छोटे बनाए रखना लेखन की एक अच्छी कला मानी जाती है। इस कसौटी पर खरा उतरने के लिए परीक्षा से पहले उत्तर लिखने की बेजोड़ सिद्धि होनी चाहिए। घबराए हुए उत्तर लेखन से परीक्षक भी अवगत हो जाता है। संयम और संतुलन की झलक भी उत्तर में बनी रहनी चाहिए। पिछले साल के प्रश्न को हल करें, संक्षेप में लिखने की कला विकसित करें। जब भी लिखें समय सीमा का ध्यान रखें। उत्तर की अपनी व्यवहारिकता संरचना होती, इसको नज़रअंदाज न करें। उत्तर अधिक उपयोगी बन सके इसके लिए प्रारूपित करने की कला निखारते रहें। उत्तर अच्छा तब बनता है जब जानकारी अर्जित हो जाती। वार्तालाप भी उत्तर लेखन के लिए अच्छी खुराक है। चर्चा परिचर्चा से भी समझ को व्यापकता मिलती है। मौलिकता उत्तर लेखन की आत्मा, इसे बनाए रखना आपके लिए अनिवार्य है। 3 मिनट का प्रोग्राम हो, कॉन्फ्रेंस हो, सेमिनार हो, सबको लिखा हो, सब आपको फायदा देता है। प्रश्न क्या चाहता है, अब ये पूरा डिटेल आ गया है। वर्णन विवरण ये सब लिखा हुआ है कि विवेचना में क्या लिखेंगे, विश्लेषण में क्या लिखेंगे, संश्लेषण में क्या लिखेंगे, मूल्यांकन में क्या लिखेंगे, ये सब आया। अब ये प्रश्न आया तो इसका फिर वही बीच बीच में हमने दे दिया है प्रश्न को विश्लेषित प्रारूप। प्रश्न का विश्लेषित प्रारूप है ना, प्रश्न का विश्लेषित प्रारूप। समालोचना है तो क्या लिखेंगे। अब यहाँ पर समालोचना है ना, पक्ष और विपक्ष बताने का। अब यहाँ आया क्वेश्चन में समालोचना का मूल्यांकन कीजिए, IAS 2015 में आया। तो समालोचना में क्या लिखा, समालोचना का सवाल आया और समालोचना का ये हमने प्रारूप बना के दिखा दिया। कुछ प्रश्न स्वयं से पूछें, कुछ प्रश्न स्वयं से पूछें। क्या उत्तर लिखने के प्रति आप उत्सुक होते हैं, रहते हैं? पूछिए स्वयं से, जवाब मिलेगा। क्या विशिष्टता को लेकर आप चौकन्ना हैं? क्या तर्कशील विचार आपके अंदर से निकलते हैं? क्या केवल संकलन पर ही तो ध्यान नहीं है? क्या आप प्रस्तुति को लेकर शब्द और वाक्य विन्यास निरूपित करने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं? पढ़ते अधिक हैं, लिखते कम हैं या लिखते ही नहीं? पूछो अपने से, जवाब मिलेगा। इस परीक्षा में सफल होने की असल वजह क्या है, कभी पूछिए अपने से।
क्या आप सर्वांगीण दृष्टिकोण से युक्त स्वयं को समझते हैं? ध्यान रहे, यह परीक्षा विचारशील, सीमित विवेकशील, तार्किक निर्णय, विश्लेषित दृष्टिकोण तथा सरल व सटीक शब्दों के उत्तर लेखन की क्षमता से परिपूर्ण है। केवल नोट्स का संकलन और अध्ययन मात्र से यहाँ बात नहीं बनेगी, बल्कि समुचित प्रस्तुति और मजबूत लेखन से ही बात बनेगी, वरन सफलता भी मिलेगी। से बात ही नहीं बनेगी, वरन सफलता भी मिलेगी और भविष्य भी सुरक्षित होगा। क्या समझे? प्रश्न के अंत में जो लिखे रहते हैं, आप लोग इतने समय से चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन ये समझने की कोशिश नहीं किया कि प्रश्न के अंत में क्या लिखा होता है। एक बार समझे तो सही। उठाया, कुछ भी बागड़ बिल्ला लिखा और चलो सुशील सर को छाती पे थोप दो तो पढ़ेंगे ही। क्या समझे? आप बिलीव नहीं करेंगे, आप कहेंगे कि बच्चे का उदाहरण दे रहे हैं। मेरा बच्चा 9th में पढ़ता है, संविधान को अपने ढंग से बताता है। संविधान तो भी पढ़ता है ना, उतना गहरा नहीं जानता है, लेकिन अब आप इन्वायरमेंट और कोरोना को अपने ढंग से जोड़ करके लेक्चर देता है। कोरोना वायरस से इन्वायरमेंट पे क्या फर्क पड़ा, और आपको देखना है तो एक दिन हम उसका लेक्चर सुनवा देंगे आपको। आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार ये कैसे कर सकता है ये एक छोटा सा बच्चा। आज से 2 साल पहले की बात बता रहे, तब वो 7th में पढ़ता था। जब 2020 में कोरोना था तो उसने इन्वायरमेंट और कोरोना का कोरिलेशन बता रहा था लोगों को। भाई हमारी जिज्ञासा तो हो सकती है, लेकिन उसका बताने का ढंग से ही पता चलेगा कि उसकी जिज्ञासा है। प्रश्न के अंत में निहित बिंदु पर सोचें। सोच किस सीमा का मैं प्रभावकारी कैसे, ये सब लिखा रहता है प्रश्न के लास्ट में, सब ये लिखा रहता है। 2018 में अगर आप देखेंगे तो ये प्रश्न इसी तरीके से आए थे। चुनौतियां पूछा, परीक्षण कीजिए, 2 प्रश्न पूछा था। इसके अलावा 2+3 हो गया। मतलब क्या 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 परिणाम, विवेचना कीजिए, कई बार पूछा, व्याख्या कीजिए, पूछा कई बार, एक बार और पूछा, सुसंगत उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, चर्चा की। इसी के दायरे में पूरा 2018 का सवाल था। और 2017 में प्रस्तुत कीजिए, समालोचनात्मक परीक्षण, चर्चा कीजिए, ऐसा 4 बार पूछा। मत से सहमत है, विवेचना कीजिए, परीक्षण कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, स्पष्ट कीजिए, में ही पूरा 20 सवाल छुपा हुआ था। ये नीचे भी है, आकलन कीजिए, उत्तर के पक्ष में तर्क कहाँ तक सहमत है, परिसीमाएं और सुझाव यहाँ तक है, ये यहाँ भी है, प्रभावकारी यहाँ तक है। फिर ये 2016-15 का है। उसके बाद वही प्रश्न का थोड़ा अलग अलग विषयों का लेके बताया हूँ इसमें। कभी अंतर्राष्ट्रीय संबंध ले लिया, कभी संविधान ले लिया, ताकि हर तरीके का चीज़ आ जाए इसमें। ठीक है ना? ये किताब से पढ़ के बनेगा है, एक एक चीज़ स्वयं लिखे हैं ये। आप भाषा से ही समझ गए होंगे, मेरे बोलने का जो ढंग है वही लिखने का ढंग है। और कितनी बारीकी से पेपर खोल खोल के टेबल चेयर पर समझ दिया गया होगा। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। इस 17 का है, कभी ये पंचायत से है, क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चंस भी लिखे हुए देखो। अलग अलग विषयों के रहते हैं तो उसमें कहीं 3 भाग, कहीं 2 भाग, कहीं ऐसा ऐसा चलता रहता। ठीक है।